अगर आप किसी मॉल में धोती कुर्ता या कुर्ता पैजामा पहनकर जाते हैं तो लोग आपके पीठ पीछे मर्मरिंग करते हैं कि देखो कितना गंवार आदमी है, इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है, ये मॉल में भी कुर्ता पैजामा और धोती पहनकर चला आया। वहीं आप भीषण गर्मी में कोट पैंट और टाई लगा कर जाते हैं तो लोग कहेंगे देखो कितना वेल ड्रेस्ड आदमी है, कितना लिटरेट आदमी है, कितने अच्छे तरीके से रहता है। 1835 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक व्यक्ति खड़े होकर के ये कह रहा था कि जिस दिन इस भारत से हम निकलेंगे ना, उसके बाद भी ये भारतीय हमारे गुलाम रहेंगे। उसका नाम था मैकॉले 1835 में अपने उस मैकॉले मिनट को डिस्कस कर रहा था या फिर मैकॉले माइन्यूट को डिस्कस कर रहा था, जिसमें वो इंडियंस को क्लर्क के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता था। यानी वो इंडियंस जिसके पास दिमाग ना हो, जो हमारे ऑर्डर्स फॉलो कर सके और जो अंग्रेज कह दें उसको वो इंप्लीमेंट कर दें। और इसी के साथ शुरुआत हुई इंडियन सिविल सर्विसेज जैसी व्यवस्था की, जो भारत में भारतीयों के द्वारा भारतीयों का शोषण कराने के लिए जिम्मेदार मानी गई। और इसी के चलते आगे 1857 में भारत में 3 यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और यही क्लर्क आगे चल करके ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का क्रूशियल पार्ट होने वाले थे। यानी एक तरीके की ऐसी व्यवस्था जहां पर एक टॉप मोस्ट अधिकारी ब्रिटिश होगा, लेकिन उसके नीचे जितने अधिकारी जाते रहेंगे वो सारे अधिकारी इंडियंस होंगे। यानी दिखाई देगा कि इंडियंस के द्वारा ही इंडियंस का शोषण किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन करवाया जा रहा है। और इसी व्यवस्था ने भारत के पूरे एजुकेशन सिस्टम को, जो भारत का इंडियन वैल्यू सिस्टम था, जिस पे पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम बेस्ड हुआ करता था, वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के इंग्लिश मीडियम स्कूल बन गया। और भारत में ज्ञान को नहीं बल्कि इंग्लिश को तरजीह दी जाने लगी। यानी इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश बोलना उस समय एक लग्जरी माना जाने लगा। 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद अंग्रेज ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गया था कि अब भारतीयों को टेरिटोरियल एक्सपेंशन करके जीता नहीं जा सकता। इन भारतीयों को अगर हराना है तो इनके माइंड पर कैप्चर करना होगा, क्योंकि भारतीय समाज पहले से ही जातियों में टूटा हुआ समाज था। तो इसमें एक वर्ग को इतना ताकतवर बना दिया जाए ताकि वही वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर सके। और इसी व्यवस्था से निकला इंग्लिश मॉडल ऑफ एजुकेशन। 1956 या 1955 के आसपास इस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होती है। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो भारत में शैक्षणिक संप्रभुता यानी एजुकेशनल सोवरेनिटी को बनाए रखना था और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना था। इसी के चलते IIT, IIM जैसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान स्टैब्लिश किए गए। और यही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आगे चल करके भारत की रेगुलेटरी बॉडी बना। यानी एक तरीके से भारत में जो हायर एजुकेशन है, जो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंटेशन का कार्य करती है, रेगुलेशन का काम करती है, नियम बनाने का काम करती है, वो यही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती है। UGC गाइडलाइन के पूर्णता पक्ष में होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन UGC गाइडलाइंस के सहारे कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी काउंटर होगा जिसमें जाति आधारित हिंसा को एक तरीके से टूल बना करके कॉलेजेस में इंप्लीमेंट किया जाता है। आखिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? क्या सच में UGC गाइडलाइंस इतनी खतरनाक है कि जनरल कैटेगरी को एक विलन के रूप में स्टैब्लिश करती हैं? तो उसका जवाब इसकी गाइडलाइंस में ही छुपा हुआ है। अगर आप इस गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन ना तो इक्विटी कमेटी में रखा गया है, ना ही जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन उस पर्सपेक्टिव को काउंटर करता है कि अगर जनरल कैटेगरी के किसी भी व्यक्ति को जाति आधारित हिंसा झेलनी पड़ी या जाति आधारित अपमान झेलना पड़ा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी कॉलेज में जाता है और उस कॉलेज में जाने के बाद उसकी मेरिट के आधार पे वो आगे बढ़ता है, वो जाकर के कंप्लेन करेगा और उस इक्विटी कमेटी में जब जनरल का कोई मेंबर ही नहीं होगा, हालांकि इसमें भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी वुमेन की कोई कैटेगरी नहीं लिखी है, यानी जो वुमेन का क्राइटेरिया है वो तो कोई भी फुलफिल कर सकता है, वो जनरल की भी हो सकती है, ओबीसी की भी हो सकती है, या फिर SC/ST समुदाय की भी हो सकती है। इसमें एक और कैटेगरी है जो है EWS। तो EWS में 50 to 60% जनरल्स ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, ऐसा सरकारी डेटा कहता है। तो वो 40% समाज जो जनरल कैटेगरी से आता है, यानी EWS को हटा दें, OBC को हटा दें और SC/ST को हटा दें, तो 40 to 50% जो जनरल समाज है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आकर के खड़ा हो गया कि अगर उसको किसी ने इस बात पर हैरास करने का प्रयास किया कि भाई इसने मुझे जाति सूचक वर्ड यूज किए हैं या फिर कहें डेरोगेटरी रिमार्क यूज किए हैं, उस कंडीशन में जनरल कैटेगरी का व्यक्ति किसके पास जाएगा? यानी एक तरीके से सजा का प्रावधान ही खत्म कर दिया गया है जो पहले के गाइडलाइंस में हुआ करता था। और इन गाइडलाइंस को इतना कठोर बना दिया गया है कि अगर यूनिवर्सिटीज इसे इंप्लीमेंट नहीं करती हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, उनके फंड रोके जा सकते हैं और तो और उसको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से खारिज भी किया जा सकता है।
दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है जो अपर कास्ट स्पेशली जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है, ये जो यूजीसी की गाइडलाइंस हैं, जैसे SC ST के कई सारे फेक केसेस रजिस्टर करवाए जाते हैं, यानी जो ओरिजिनल केसेस होते हैं जहां पर वाकई में उत्पीड़न हुआ करता है, उसके खिलाफ तो SC ST केस भरपूर काम करता है, लेकिन अधिकतर ये पूरा SC ST एक्ट एक तरीके से पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर छोटा सा भी विवाद किसी के साथ हो गया तो लोग SC ST एक्ट लगा देते हैं। OBC को इसमें शामिल करना, OBC जैसे बड़े वर्ग को इसमें शामिल करना कहीं ना कहीं उस अनसेटिस्फेक्शन और उन विवादों में घिरी हुई राजनीति को भी दिखाएगा जहां पर विवाद ही उस शैक्षणिक संस्थान का केंद्र बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सारा विरोध है वो इस यूजीसी गाइडलाइन को लेकर के नहीं है, बेसिकली सारा विरोध है कि जनरल कैटेगरी को आपने विलन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। यानी आपने मान लिया है कि शोषण केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लोग ही करते हैं और OBC SC ST समाज के लोगों पर करते हैं। अगर OBC और SC ST समाज में आपस में कोई झगड़ा हुआ और या फिर OBC या SC ST समाज के लोगों ने आपस में एक दूसरे को जाति सूचक शब्दों से गाली दी या फिर डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए, तो उस कंडीशन में इस गाइडलाइन में कोई मेंशन नहीं है। यानी एक तरीके से ये पूरी गाइडलाइन इतनी वेग, इतनी अस्पष्ट है जो अपनी कही गई बातों को नीचे वाले पैराग्राफ में काट देती है। तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी की गाइडलाइन इतनी वेग और इतनी अस्पष्ट है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगाइए कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन के पैरामीटर तक को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो इस पूरी यूजीसी गाइडलाइन में सिर्फ सुधार की आवश्यकता इतनी है कि आप OBC और SC ST समाज के लोगों के साथ आपको जनरल कैटेगरी को भी ऐड करना होगा, या फिर आप पुरानी ही गाइडलाइन को री इंप्लीमेंट कीजिए, लेकिन इस बार इन गाइडलाइंस को इतना रिजिड और इतना कठोर बनाइए ताकि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे किसी भी कम्युनिटी के साथ, दूसरी कास्ट के साथ, किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से आता हो, उसके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न हो सके।